अक्सर जब आप लोग अपने ऑफिस वर्क में, अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं और आप अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे होते, तो उस वक्त आप लोग कोशिश किया करते हैं कि क्यों ना कुछ ब्रेक हासिल किया जाए, कोई प्लानिंग की जाए और कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए जिसके ज़रिए हम सैर व तफरीह पे जा सकें। और हर किसी के लिए मुख्तलिफ़ अट्रैक्शंस हुआ करती हैं। कुछ लोगों को समंदर की तरफ जाना पसंद होता है, कुछ लोग हाइकिंग को पसंद किया करते हैं, जबकि कुछ लोग प्रीफर करते हैं लॉन्ग रूट पे या लॉन्ग ड्राइव पे, या आप कह सकते हैं कि रोड ट्रिप पे जाएं। आज की ये जो कहानी है, ये कुछ ऐसी ही कहानी है जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली एक ऐसे रोड ट्रिप की कहानी है कि जिसको सुनने के बाद आप यकीनन तौबा करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई ट्रिप ना आए। जी हाँ, ये जो कहानी है ये बहुत ही हौलनाक कहानी है। और जब मैंने भी इस कहानी को सुना था और मैंने कुछ सेकंड के लिए अपने आप को उस सिचुएशन में तस्वुर किया था, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अल्लाह ना करे कि आप लोगों की ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा ट्रिप आए। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी की तरफ बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले आप लाइक का बटन प्रेस कर दें, और इसके अलावा 1 मिनट लूँगा कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो मुझसे बार बार मुख्तलिफ तरीक़ों से पूछे जा रहे हैं। जैसे कि एक आम सा सवाल है, लोग बोलते हैं कि अब आप इंट्रोडक्शन नहीं देते, सलाम नहीं करते। तो सलाम ना करना हरगिज़ ऐसा नहीं है। असल में जो ज़्यादातर अक्सरियत है, जो लिसनर्स हैं, वो सिर्फ यहाँ पे स्टोरीज सुनने के लिए आते हैं, और वो यही चाहते हैं कि सिर्फ इस चैनल पे स्टोरीज़ हों। और जो दूसरा सबसे अहम क्वेश्चन है, क्या व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल नहीं है, उसकी दो वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि मैं वापस पाकिस्तान में मौजूद हूँ, और जो दूसरी सबसे अहम वजह है कि उस पर आम तौर पे स्टोरीज़ के बजाय फालतू मैसेजेस आया करते थे। कुछ लोग बाकायदा एब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करते थे, और वो उन लोगों को भी गालियाँ बका करते थे जो इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं। और बाकी जो चैनल की ग्रोथ की बात है, तो ग्रेजुअली चीज़ें बेहतर होती हैं, और आपको पता है कि जो भी सब्सक्राइबर है वो अल्हम्दुलिल्लाह जेन्युइन है। जो भी व्यूज़ हैं, जो भी लाइक्स हैं, या जो भी कमेंट्स हैं, ये सारे के सारे जेन्युइन हुआ करते हैं। आजकल बहुत आसान है कि आप अपने सब्सक्राइबर्स हासिल कर लें, व्यूज़ ले लें, लाइक्स ले लें, या फिर आप गूगल के ज़रिए या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मार्केटिंग करें। तो मेरा फर्म बिलीव है कि मैं इंशाल्लाह इसी तरह क्वालिटी काम करता रहूँगा, और ग्रेजुअली ये चैनल ग्रो होता चला जाएगा। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। ये जो वाक़या है ये 1981 का वाक़या है। अमेरिका के एक गांव के अंदर एक फैमिली रहा करती थी। इस फैमिली के जो सरबराह थे उनको कुछ छुट्टियां मिली, और जब उनको छुट्टियां मिली तो उनके जो बच्चे थे वो इनके पीछे लगे हुए थे कि क्यों ना पिकनिक पे जाया जाए या फिर हाइकिंग का प्रोग्राम बनाया जाए। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती तो हमें कोई ना कोई रोड ट्रिप प्लान करना होगा। खैर, काफ़ी डिस्कशन के बाद ये जो फैमिली है वो डिसाइड करती है कि हम लोग डेल्टन हाईवे, जो कि यूएसए में मौजूद है, जो कि तकरीबन 400 माइल्स पे मुश्तमिल है, और इस 400 मील के अंदर अंदर बहुत सारे फॉरेस्ट आते हैं, बहुत सारे टंड्राज आते हैं, और इसके साथ साथ कुछ हिस्सा रिवर भी हुआ करता है। खैर, इन लोगों ने अपनी जो भी बेसिक तैयारियां थी वो सारी की सारी तैयारियां की, और ये जो ट्रिप प्लान किया था ये तकरीबन 2 दिन का था। यानी ये लोग प्लान कर चुके थे कि ये जो 400 माइल्स है इसको आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रेजुअली तय करेंगे। और ये लोग जब इस सफ़र पे रवाना हुए तो शाम के तकरीबन 5 बजे का टाइम था। जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे मगरिब होती चली जा रही थी, और बिलाखिर रात के तकरीबन 9 बजे ये एक ऐसे पॉइंट पे पहुँचे जहाँ पे इन्होंने देखा कि 2 रास्ते निकल रहे हैं, जिसमें एक रास्ता था जो सीधे हाथ की तरफ मौजूद था, जबकि एक रास्ता था जो उल्टे हाथ की तरफ जा रहा था। अब उस दौर में आपको पता है कि मैप की फैसिलिटी वैसे मौजूद नहीं थी, लेकिन लोग अंदाजे से या कागज़ की सूरत में नक्शे को अपने पास रखा करते थे। तो इस फैमिली के जो सरबराह थे उनके पास एक मैप मौजूद था,
लेकिन अजीब बात यह थी कि उस मैप के ऊपर दो रूट नहीं थे। उस मैप के मुताबिक एक ही रास्ता था जो कि सीधे हाथ की तरफ यानी सीधा सीधा जा रहा था। खैर, इन्होंने अपने हिसाब से फैसला किया और इन्होंने सोचा कि हो सकता है कि जो मैप हो ओल्ड डेटेड हो या इस पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो अभी तक अपडेट नहीं हुई हो। लिहाजा बजाय इसके कि ये सीधे हाथ की तरफ यानी जो रूट सीधा जा रहा था वहाँ पे जाते, इन लोगों ने उस तरफ से लेफ्ट साइड पे जाना बेहतर समझा। अब ये हल्के हल्के रुकते रुकाते उस तरफ जा रहे थे और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे थे तो शुरू शुरू में तो लाइट्स मौजूद थी, लेकिन तकरीबन 2 या 4 मील का फासला तय करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो लाइट्स थी ये ना सिर्फ कम हो रही थी बल्कि एक पॉइंट ऐसा नज़र आ रहा था जहाँ पे लाइट्स मुकम्मल तौर पे मौजूद ही नहीं थी। हाँ, अलबत्ता ऐसा था कि इनके लेफ़्ट साइड पे या इनके राइट साइड पे दोनों तरफ जंगलात मौजूद थे और इनको ये यकीन था कि जिस रास्ते पे चल रहे हैं शायद यही सही रास्ता है। खैर, अब जो ये फैसला पहले कर चुके थे तो उसके मुताबिक इनको निभाना था, लिहाजा ये तकरीबन 1 घंटे तक मज़ीद इस रास्ते पे चलते चले गए। अब जैसे जैसे ये मज़ीद आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे इनको अंदाज़ा हो चुका था कि एक ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं जिस रोड पे सिर्फ अकेली वाहिद इनकी गाड़ी मौजूद है और इनके अलावा ना कोई कमर्शियल कार है, ना कोई प्राइवेट कार है और ना ही कोई दूसरी गाड़ी या घर करीब व जवार में मौजूद हैं। हालांकि 1981 में भी अगर आप चेक करें या 1980s का जो एरा था उसमें देखें तो जो अमेरिका के हाईवेज़ थे, ख़ासतौर पे जो डेल्टन हाईवे था, वहाँ पे भी मेजॉरिटी एरिया इस तरह का था जहाँ पे लाइट्स मौजूद थीं। खैर, ये जो साहिब खाना थे वो बड़े परेशान थे और इनकी समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस मुश्किल में या किस दलदल में फंस चुका हूँ। इसके साथ साथ किस्मत ने इनके साथ मज़ीद बेरखुई की कि कुछ देर गाड़ी चलने के बाद एकदम से इनकी जो गाड़ी का टायर था वो ब्रस्ट हो गया। अब जैसे ही इनकी गाड़ी का जो टायर था वो ब्रस्ट हुआ तो ये बताते हैं कि ये एक ऐसी जगह मौजूद थे जहाँ पे बहुत घने घने दरख्त मौजूद थे और ख़ास तौर पे स्पेसिफिकली जहाँ पे ये गाड़ी ख़राब हुई थी वो एग्जैक्टली एक ऐसे दरख्त के नीचे मौजूद थी जो बहुत ज़्यादा घना था और जिसके जो तने थे वो बहुत लंबे लंबे थे। खैर, ये गाड़ी से उतरे और गाड़ी से उतरने के बाद जो भी पीछे डिग्गी मौजूद थी वहाँ से इन्होंने रिज़र्व टायर निकाला और उसको गाड़ी में लगाने लगे। अभी इनको टायर चेंज करते हुए 2 या 4 मिनट ही गुजरे होंगे कि इनको ऐसा लगने लगा कि गाड़ी की जो छत है उसके ऊपर कुछ आके टपकना शुरू हुआ है। जैसे कि आमतौर पे पानी की बूंदें जब गाड़ी की छत पे गिरा करती हैं तो एक आवाज़ आया करती है, वैसे ही बूंदों के गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब जब इनको आवाज़ आने लगी और इनके साथ साथ जो भी इनके फैमिली मेम्बर्स थे उन बच्चों को भी ये आवाज़ आने लगी तो अल्टीमेटली एक एक करके बच्चे भी बाहर की तरफ आना शुरू हुए और ये जो साहब जो कि टायर चेंज कर रहे थे ये भी गाड़ी के नीचे से बाहर की तरफ निकल आए। अब क्योंकि इनके पास टॉर्च लाइट मौजूद थी तो इन्होंने टॉर्च लाइट की मदद से जब गाड़ी की छत पे देखा तो ये देख के इनके औसान खता हो गए कि गाड़ी की छत पे मुसलसल खून की बूंदें पेड़ के ऊपर से नीचे गिर रही हैं और ये जो खून था ये बड़ा ताज़ा खून था और ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर को या किसी भी इंसान को काटने के बाद जो खून निकला करता है ये वैसा ही खून है जो इनकी गाड़ी पे मुसलसल गिर रहा है। अब गाड़ी की छत पे जो खून टपक रहा था ये जिस तरफ से या जिस दरख्त के हिस्से से टपक रहा था, जब इन्होंने टॉर्च लाइट उस तरफ मारी तो इनको दरख्त के ऊपर कोई चीज़ लटकी हुई नज़र आने लगी और जब इन्होंने उस चीज़ के ऊपर लाइट मारी तो इन्होंने देखा कि किसी औरत के बहुत लंबे लंबे बाल हैं और उन बालों में से खून टपक के गाड़ी की छत पे गिर रहा है। यानी कि कोई औरत है जो दरख्त से उल्टी लटकी हुई है और ये जितना भी खून है ये उसकी बॉडी से या उसके बालों से टपक रहा है।
अब ये बताते हैं कि जैसे जैसे जो लाइट थी ये ऊपर ले जाने लगे, और बिलाखिर जैसे ही ये जो लाइट थी जब उस औरत के चेहरे पे पड़ी, तो ये बताते हैं कि उस औरत का जो चेहरा था वो बहुत ही खौफनाक चेहरा था, और उसके साथ साथ उसकी जो आई बॉल्स थी वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद थी। हालांकि वो जो औरत थी वो बाकायदा दरख्त से उल्टी लटकी हुई थी, इसके बावजूद भी उसके चेहरे पे मुस्कुराहट मौजूद थी, और वो इस कटी हुई गर्दन के बावजूद इनको देख के मुस्कुरा रही थी। ये इतना भयानक और इतना खौफनाक मंजर इनकी आंखों के सामने मौजूद था कि कुछ देर तक तो इनकी समझ ही नहीं आया कि इनके साथ हुआ क्या है। खैर जैसे ही इनकी समझ में आया तो ये अपने बच्चों के साथ या जो भी फैमिली मेंबर्स गाड़ी से बाहर निकल सके थे उन सबको लेके रोड की तरफ यानी मजीद आगे की तरफ पैदल भागने लगे। ये बताते कि इनकी देखा देखी जितने भी लोग थे जो गाड़ी में थे या बाहर आ चुके थे वो सारे के सारे इनके पीछे भाग रहे थे, और ये बहुत बुरी तरह चीखते चिल्लाते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी तरह भागते भागते तकरीबन इनको 15 या 20 मिनट गुजरे तो बिलाखिर इनको एक ऐसी जगह नजर आई जहां पे पहले से एक लाइट लगी हुई थी। अब जैसे ही इनको लाइट नजर आई तो इनकी एक उम्मीद की किरण जागी, और इनको लगने लगा कि शायद ये सही सिमत में या सही जगह भाग रहे हैं। खैर भागते भागते जब ये सारे के सारे वहां पे पहुंचे तो वो एक दीवार नुमा जगह थी और उस दीवार के साथ लाइट लगी हुई थी। अच्छा, इस दौरानिए में इन लोगों को मुसलसल महसूस हो रहा था कि इनके करीब जवार से या जहाँ पे जो दरख्त मौजूद हैं उन दरख्तों में से किसी औरत की चीखने की या करहाने की आवाज़ें आ रही हैं, और वो इस कदर बुरी तरह चीख रही थी कि कभी कभी तो लगता था कि उसकी चीख से इनके कान फट जाएंगे। एक अजीब खौफ के आलम में ये सुनसान हाईवे पे मौजूद थे, और इन लोगों की समझ ही नहीं आ रहा था कि अगला स्टेप क्या लें। इन सब लोगों को, पूरी फैमिली को अपनी मौत यकीनी नजर आने लगी थी। खैर इसी तरह 15 या 20 मिनट मजीद गुजरे होंगे कि अब इनको लगने लगा कि दूर रोड से एक गाड़ी चलती हुई आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ रही है। अब जैसे ही इनको गाड़ी की लाइट्स नजर आना शुरू हुई तो सबसे पहले इनको यही लगा कि शायद कोई पुलिस की गाड़ी है जो इनकी हेल्प करने के लिए या इनकी मदद करने के लिए इनकी तरफ बढ़ रही है। खैर जैसे जैसे वो जो गाड़ी थी वो इनके बिल्कुल करीब पहुंची तो अब इनको अंदाज़ा हो चुका था कि जो गाड़ी है ये पुलिस की गाड़ी नहीं है, बल्कि एक प्राइवेट कार है जो इनके बिल्कुल करीब आके यानी तकरीबन 15 या 20 फीट के फासले पे आके रुक चुकी है। ये अभी भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गाड़ी के अंदर से कोई निकलेगा, शायद वो भी इनकी तरह रास्ता भूल गया होगा, या कम से कम इनसे बाहर निकल के पूछेगा कि आप लोगों को क्या मेरी मदद की ज़रूरत है। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि गाड़ी 15 या 20 फीट के फासले पे मौजूद थी, इसकी लाइट्स ऑन थी और बाकायदा ये स्टार्ट थी, लेकिन उसके बावजूद भी 5 या 10 मिनट तक वेट करने के बावजूद उस गाड़ी में से ना कोई निकला और ना ही उस गाड़ी के अंदर कोई मूवमेंट महसूस हुई। बहरहाल ये जो साहिब खाना थे, जब इन्होंने इस गाड़ी को देखा और इनको लगा कि इस गाड़ी से कोई बाहर नहीं आ रहा है तो ये खुद से उस गाड़ी की तरफ भागने लगे। इनका इरादा यही था कि उस गाड़ी वाले के पास जाएंगे, उसकी हेल्प मांगेंगे और उसको बताएंगे कि इनके साथ क्या वाकया पेश आया है। ये जैसे ही उस गाड़ी के बिल्कुल करीब पहुंचे तो इन्होंने देखा कि ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी के चारों जो शीशे हैं वो नीचे हुए हैं, और शीशे नीचे होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि जैसे इस गाड़ी के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। हालांकि ये जो गाड़ी थी ये स्टार्ट थी, इसके अंदर लाइट्स मौजूद थी, लाइट्स ऑन हुई थी, और उस दौर में जिस दौर की ये कहानी है आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि ऑटोमेटिक कार या रिमोट कार या जदीद टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल कोई इस तरह की गाड़ी हो सकती है। खैर जब इन्होंने उस गाड़ी के अंदर मुकम्मल तौर पे देखा, इवन के टॉर्च लाइट मार के देखा, तो उस गाड़ी में कोई भी मौजूद नहीं था। बहरहाल ये जो गाड़ी थी ये इनके लिए किसी नेमत से कम नहीं थी,
और भले इसके अंदर कोई मौजूद हो या ना हो, ये फैसला कर चुके थे कि इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे और इस गाड़ी के अंदर बैठ के मज़ीद जो सफ़र है उसको कंटिन्यू करेंगे और किसी भी तरह इस रॉन्ग टर्न से या इस रॉन्ग रूट से, इस हाउंटेड हाईवे से अपनी और अपने बच्चों की जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे। इस स्टार्ट गाड़ी के अंदर ये लोग ना सिर्फ बैठे बल्कि इनके साथ साथ जो भी फैमिली मेम्बर्स थे वो सारे के सारे बैठ गए और इन्होंने इस गाड़ी को दौड़ाना शुरू किया। यह बता दें कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक मुसलसल गाड़ी चलती रही और बिलाखिर हमें वही पॉइंट, वही टर्न दोबारा से नज़र आया जिस जगह हमने रॉन्ग टर्न लिया था। खैर, जैसे ही ये जो रॉन्ग टर्न हमें नज़र आया तो ये जो गाड़ी थी खुद ब खुद बंद हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे ये जो गाड़ी है ये भी ख़राब हो चुकी है या हमारे साथ ये मज़ीद आगे नहीं जाना चाहती। खैर, ये जो फैमिली थी ये वहाँ पे उतरी और उतर के पैदल जैसे तैसे ये जो 5 मिनट का रास्ता था वो तय किया और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक मुसलसल उस ट्रैक पे चलती रही या आगे बढ़ती रही जो कि एक्चुअल में सही रास्ता था। तकरीबन 2 घंटे चलने के बाद बिलाखिर इनको गाड़ियाँ नज़र आना शुरू हुई और थोड़ी बहुत चहल पहल महसूस होने लगी। और इसके बाद बिलाखिर जब सुबह हुई तो सुबह होने के बाद इत्तफाक से एक पुलिस की गाड़ी, या आप कह सकते हैं जो हाईवे पुलिस होती है, उसकी गाड़ी इनको पीछे से आती हुई नज़र आई। जब वो गाड़ी इनको नज़र आई तो इनकी उम्मीद की किरण जागी और इन्होंने उन पुलिस वालों को रोक के सारा का सारा वाक़या शेयर किया। लेकिन ये जो पुलिस वाले थे ये मुसलसल कह रहे थे कि डेल्टन हाईवे के जिस रोड पे या जिस रूट पे हम मौजूद हैं इसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वो यही रास्ता है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। जबकि आप जिस रॉन्ग टर्न की या 2 रोड की बात कर रहे हैं ऐसा कोई दूसरा रास्ता या दूसरा रोड कहीं भी मौजूद ही नहीं है। ये एक अजीब सी मिस्टीरियस स्टोरी थी जो कि अनसॉल्व थी और जिसका आज भी उस फैमिली को या उसके सरबराहों को या उनके बच्चों को नहीं पता चल सका कि आखिर उस रात उस लॉन्ग रूट पे या उस रोड ट्रिप पे या उस रॉन्ग टर्न पे ये लोग जहाँ पे चले गए थे ऐसा कोई रोड मौजूद ही नहीं था। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये कहानी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस ऑडियो को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। मेरा नाम माजिद है और मैं फेडरल बी इंडस्ट्रियल एरिया में एक टेक्सटाइल के अंदर नाइट शिफ्ट की जॉब किया करता हूँ। जिस तरह आप लोगों की जॉब होती है, आप लोगों की ड्यूटीज़ होती हैं, इसी तरह जो मेरी जॉब है वो शाम के तकरीबन 6 बजे शुरू होती है और रात के 3 या 4 बजे तक जारी रहती है। जब सारे के सारे जो भी स्टिचिंग यूनिट है ये सारे के सारे लड़के चले जाते हैं तो रात के तकरीबन 3-4 बजे मेरी ड्यूटी होती है कि इन सब के जाने के बाद जितनी भी मशीन्स हैं मैं उन सारी की सारी मशीन्स को ना सिर्फ चेक करूं बल्कि यकीन दहानी करूं ये सारी की सारी जो मशीनें हैं ये प्रॉपरली काम कर रही हैं। ये जो वाक़या है ये तकरीबन 6 या 7 दिन पुराना वाक़या है। मुझे याद है कि हफ्ते की रात थी और जितने भी लड़के थे ये अपनी शिफ्ट कंप्लीट करने के बाद एक एक करके जा चुके थे। रात के तकरीबन 3:30-4 बजे का टाइम था। मैं ऊपर फ्लोर पे पहुंचा और मैं ऊपर जाके जितनी भी मशीन्स थी उनको बारी बारी चेक कर रहा था कि इसी दौरानिए में जो सबसे आखिर में मशीनें मौजूद हैं उनके चलने की आवाज़ आना शुरू हुई। अब जैसे ही मशीन्स के चलने की आवाज़ आना शुरू हुई तो अल्टीमेटली आप सबसे पहले वहाँ पे देखा करते हैं जहाँ से मशीन के चलने की आवाज़ आती है। तो मैंने भी वहीं पे देखा क्योंकि अभी सारे के सारे लड़के तो जा चुके थे, तो भला ये जो मशीन थी खुद ब खुद कैसे चली थी। अब जैसे ही मैंने उस कॉर्नर की तरफ देखा तो मैंने देखा कि उस मशीन के आगे एक लड़की बैठी हुई है जिसकी मुश्किल से 19-20 साल की उम्र होगी
बहुत पतला सा उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, लेकिन उसकी जो आंखें हैं वो मुकम्मल तौर पे रेड है। यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आंखों से या तो खून निकल रहा है या उसकी आंखों में खून उतर चुका है। वो वहाँ पे बैठी हुई है और वहाँ पे बैठ के सिलाई कर रही है। अब ये जो हमारी टेक्सटाइल थी, यहाँ पे लड़कियाँ काम किया करती थीं, लेकिन उनकी जो ड्यूटी थी वो सिर्फ दिन के औकात में हुआ करती थी। रात में भी किसी भी लड़की का काम करना या लेट नाइट तक रुकना किसी भी तरह अलाउड नहीं था। जैसे ही मैंने उस लड़की को देखा तो पहले तो मेरी समझ नहीं आया, लेकिन अगले ही लम्हे मुझे एहसास हो गया कि ये जो लड़की है ये कम से कम इंसान नहीं है। अब जैसे ही मैंने ये सोचा और मैं वहाँ से मुड़ना चाह रहा था या वहाँ से भागना चाह रहा था, तो उससे पहले कि मैं मुड़ता और उस जगह से बाहर आता, वो जो औरत थी जो कि एक चुड़ैल थी, उसने कहा कि जा कहाँ रहे हो, अभी रुको, अभी तो हमारे काम करने का टाइम शुरू हुआ है। ये सुनते ही इससे पहले कि वो कोई और रिएक्शन देती या मुझे नुकसान पहुंचाती, मैं जितना तेज़ हो सकता था वहाँ से भागता हुआ गिरता पड़ता जैसे तैसे नीचे आ गया। और जब मैं नीचे पहुँचा तो जो चौकीदार था उसको अंदाज़ा हो चुका था कि मैंने यकीनन किसी न किसी बुरी मखलूक को देखा है। इससे पहले कि मैं उसको बताता, वो कहने लगा कि आज आपने भी उसको देख लिया। जब उसने इस तरह से कहा तो मैंने पूछा, हाँ, मैंने एक औरत को या एक चुड़ैल को ऊपर देखा है। वो कहने लगा कि साहब, अक्सर रात को 4 साढ़े 4 बजे के बाद ये जो हमारी फैक्ट्री की छत है, ये जो भी इंडस्ट्री है, इसकी जो बालकनी है, अक्सर यहाँ पे वही पतली दुबली सी लड़की लाल आंखों के साथ खड़ी भी होती है और देखते ही देखते गायब हो जाया करती है। खैर, उसके बाद से मैंने तौबा कर ली थी कि सबके जाने के बाद कम से कम मशीन्स को चेक नहीं करूँगा।